चलिए थर्ड क्लास में आपका सबका, फोर्थ क्लास में सबका स्वागत है। लेबर पढ़ना आज हम लोग को। लेबर की थ्योरी वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। पर हाँ इसमें प्रैक्टिकल बहुत है, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों का या तो ये एकदम फेवरेट चैप्टर है या कुछ लोगों का एकदम ही वर्स्ट चैप्टर है। जिसको फॉर्मूला रटना अच्छा नहीं लगता उसको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले थ्योरी तो देख लेते हैं। आइए लेबर कॉस्ट में पहले पन्ने में आइए, आप चैप्टर खोलिए, फर्स्ट पेज, आपका जो भी पेज नंबर रहा हो। आइए सब, आइए क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट में। सबको पता है लेबर कॉस्ट होता क्या है, एक बार क्लासिफिकेशन पे जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में पहला मेजर क्लासिफिकेशन इज व्हाट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझाने की वैसे दरकार तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन फैसिलिटी में जो भी लेबर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। मतलब फैक्ट्री में खटने वाला लेबर कौन हो गया, डायरेक्ट लेबर। तो उसको चुकाए हुए पैसे भी क्या हो गए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पढ़े एक बार, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, वो आर डायरेक्टली एंगेज्ड ऑन द प्रोडक्शन और इन कैरिंग आउट एन ऑपरेशन और प्रोसेस। बेसिकली प्रोडक्शन में कुछ भी काम कर रहा है तो उसका सारा खर्चा क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन सब बंदों को पता है क्या किया जाता है, मैं बताता हूं आपको टेक्निकली होता क्या है काम। एक जॉब कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड इज बेसिकली समझ लीजिए एक एक कार्ड है जिसमें वो नोट करते हैं कौन से जॉब के लिए उनको कितनी देर लगी। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, सपोज करो शुभाशीष मेरा लेबर है, ठीक है। इसको मैं एक दिन की पगार देता हूं 300 रुपए, कितने देता हूं, और मैंने इसको 4 जॉब्स में लगा के रखा था आज पूरे दिन में और टोटल इसने काम किया था 10 घंटे। कितने घंटे काम किया, एक घंटे की कीमत कितनी हो गई, 30 रुपए। 300 रुपए पूरे दिन की, और पूरे दिन में कितने घंटे काम किया, 10, तो एक घंटे की कीमत 30 रुपए। मैं इनको क्या करूंगा, एक जॉब कार्ड हाथ में दे दूंगा और बोलूंगा आज दिन में जो जो जॉब करोगे तुम उसका टाइमिंग्स लिख देना, कितने बजे से कितने बजे क्या किया। उससे क्या करूंगा, मैं लास्ट में कैलकुलेट करूंगा कि इसमें कितनी देर लगी, उस हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अपोर्शन कर दूंगा। याद है अपोर्शनमेंट, याद है, टोटल खर्चा लेकर के अलग अलग एक्टिविटीज में बांट देना। उस बांटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जॉब कार्ड। पढ़े एक बार जॉब कार्ड क्या है। Workers are given job cards on which they note the time devoted to each job or product. These job cards are then analyzed job wise so that the wages are attributable to each job. क्लियर है क्या, वो कंप्यूट हो सके कौन से जॉब में कितना वेज डालना है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन ही है वैसे डायरेक्ट कॉस्ट का, जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा वो आइडेंटिफाइबल होता है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहां पे ये इन्होंने क्या यूज किया, कॉस्ट यूनिट। आप प्रोडक्ट भी बोलो तो भी चलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पे अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लेबर कॉस्ट है तो दैट इज द लेबर कॉस्ट। जैसे एग्जांपल दूं आपको, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे जो मोटिया मजदूर होते हैं वो लोग बोरी के हिसाब से उठाते होंगे, और एक तो स्टैंडर्ड होता होगा ना, एक बोरे में 30 किलो 40 किलो या 50 किलो, तो हर बोरा उठाने का जो भी दाम लेगा आप उसको पर किलो कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो लोग हो सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आपका मेजर काम ही है, आपका मेजर ऑपरेशन है लोडिंग अनलोडिंग, तो अगर ये सब्सिडरी वर्क है तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे आगे। जॉब कार्ड नहीं, ऐसा होता नहीं है, बुक्स तक रेलिवेंट है ये सब, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। छोटे लेवल पे हो सकता है, अभी पढ़ेंगे जॉब कार्ड पे, पूरा टेक्निकल स्टडी आएगा उस पर बात करेंगे। छोटे लेवल पे हो सकता है, बड़े लेवल पे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जिसको हमने एक ऐसे टास्क में यूज किया जो इंसिडेंटल है टू गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। व्हाट इज दिस, मेन काम से एसोसिएटेड नहीं है पर उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी से एसोसिएटेड है जो भी नेसेसरी है। एग्जाम्पल दूं इनडायरेक्ट का, जैसे फैक्ट्री सुपरवाइजर एग्जाम्पल होता है ना। अब फैक्ट्री सुपरवाइजर क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, पर अगर वो नहीं हो तो प्रोडक्शन की फैसिलिटी में रुकावट आएगी, आएगी ना। तो टेक्निकली ही इज नॉट डूइंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर सम एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप कोई भी ऐसा काम करें जो गुड्स प्रोडक्शन नहीं हो रही है पर उससे रिलेटेड है, इंसिडेंटल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, इज रिगार्डेड एज इनडायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल में देखिए वो सारे एग्जाम्पल जो हम पढ़ के आए हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर्स, क्लर्क्स,
हम लोग के जो भी है सारे यहां पे आ जाएंगे, मैनेजर वगैरह के सारे लेवल के काम। क्लियर है यहां तक? फैक्ट्री सुपरवाइजर सब यहां पे इंक्लूडेड है। अब लेबर कॉस्ट की जब अकाउंटिंग होती है तो किन किन मुद्दों पर अपने को ध्यान देना है? टोटल 3 चीजों पे काम करना है। पहला टाइम कीपिंग, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना समय कौन सी एक्टिविटी में लगाया, इसका एक ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है कि पेमेंट क्या देना है इनको, तो वो क्या हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल पेरोल। और लास्ट में खर्चा दिया हुआ को हमको समझना पड़ेगा ना। चलो मैं मान लो मैंने शुभाशीष को 300 रुपए दे दिए दिन के, तो दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ पेरोल। पर अब मेरे को सोचना पड़ेगा ना कि ये खर्चा कहां कहां बांटूं, तो वो थर्ड स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ पेरोल कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा शुभाशीष काम कितनी देर किया, काम किया भैया 10 घंटे, 10 घंटे का कितना रुपया बना, 300। तो फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कितना घंटा, 10। सेकेंड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेमेंट जो था 300, और थर्ड था अब ये 300 कौन कौन से जॉब में किया उसको बांटना। ठीक है, तो टोटल अकाउंटिंग में 3 एक्टिविटीज होती है। क्लियर है? अंदर के डिटेल्स नहीं पढ़ने हैं, मैं स्किप जो कर रहा हूं वो नहीं पढ़ना है, पागल हो जाओगे नहीं तो। टाइम रिकॉर्डिंग की मैं बात करूं तो 2 तरह का काम होता है, एक होता है टाइम कीपिंग और एक होता है टाइम बुकिंग। लिखने का दरकार नहीं है आगे। टाइम रिकॉर्डिंग के 2 हिस्से, आप देखिए इसके बाद एक बड़ा हेडिंग आपको टाइम बुकिंग भी नजर आ रहा होगा, दूसरे पन्ने में नजर आ रहा है। ये 2 मेजर एक्टिविटीज होती है। टाइम कीपिंग में क्या होता है मैं समझाऊं एकदम सीधा हिसाब, किसी भी लेबर के आने और जाने का हिसाब रखना इस टाइम कीपिंग, और कौन सी एक्टिविटी में कितनी देर काम किया इस। क्लियर? पढ़े एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम क्या है। अच्छा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे तो सवाल भी आता है और सीएस इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि टाइम कीपिंग क्या सबके लिए जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इज कि सपोज करो एक ऐसा लेबर है हमारा जिसको पेमेंट होती है वो जितना प्रोडक्ट बनाता है उसके हिसाब से, समय के अनुसार नहीं होता। सपोज करो सुभाषिष से मैंने बात किया, सुभाषिष तुम मेरे लिए टाइपिंग करो, ये बोला भैया हर पेज टाइप करेगा 10 रुपया लेगा। तो ये मेरे यहां आता है, कंप्यूटर पे बैठता है और टाइप करता है, तो मैं क्या इसका टाइम का हिसाब रखूंगा, सुभाषिष आज तुम लेट आया है, सुभाषिष आज तुम लेट जा रहा है, कभी ऐसा सोचेगा क्या? जरूरी है सोचना, यही चीज यहां लिखा है। इवन इफ आप किसी भी लेबर को पीस के हिसाब से भी पेमेंट करोगे, टाइम की कैलकुलेशन फिर भी करोगे। रीजन बताऊं क्यों? डिसिप्लिन भी तो कोई चीज होता है। आप भले ही प्रोडक्ट कितना ही बनाओ, ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो अगर हम हाँ जब तुम्हारा मन तब तुम बना के जाएगा, जब मन ने तब बनाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड भी सेट करेंगे कि भैया प्रोडक्ट के हिसाब से तो तुमको मिलेगा ही, पर 1 घंटे में इतना करना भी पड़ेगा। तो अब उसका हिसाब मैच करने के लिए इसका टाइमिंग देखना पड़ेगा ना। तो टाइम रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइम कीपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब लेबर टाइम के हिसाब से पैसे पाता हो या फिर पीस के हिसाब से। क्लियर है एकदम? तो टाइम कीपिंग इज ऑल्सो नेसेसरी इफ द वर्कर्स आर पेड ऑन पीस बेसिस। अंडरलाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग सब साथ साथ में, हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, टाइम कीपिंग 2 चीजों के काम आएगा, एक तो अटेंडेंस देखने के लिए कौन किस दिन आया किस दिन नहीं आया, और दूसरा उसी से तो वेजेस कैलकुलेट होगा ना, जितने दिन आएगा उतने दिन का पैसा मिलेगा। तो अपना 2 काम हो गया, एक अटेंडेंस चेक करना और दूसरा क्या है, वेजेस चेक करना। क्लियर है? चलो टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये देखना है कि ये मेजर काम क्या करता है। किसी भी बंदे का आने जाने का टाइम या कब आया कब गया, इसका मेन काम क्या है, उसका अटेंडेंस पे ध्यान देना है, कब आया है और कब गया है। क्लियर है क्या? वापस वही बात बोला है, अंडरलाइन किए थे पहले, वापस वही बात बोला है, और इंस्टीट्यूट इसको 4-5 बार तो पूछा आज तक मेरी जानकारी में, इसी क्वेश्चन को, दैट इफ wages are paid on piece rate basis then time recording is not necessary. true false, partly true partly false। आपको पता है ये partly true partly false तो होता ही नहीं है, तो या तो होगा true या तो होगा false, और आपको इसको करना पड़ेगा। क्लियर है? टाइम कीपिंग जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, टाइम का ध्यान रखेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो देयर आर सम मेथड्स। एक मेथड है मैनुअल और एक होगा मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटिक, जिसको आप बोल सकते हो। मैनुअल में ऑब्वियसली कोई बैठा रहेगा खाता वाता लेकर के, बेसिकली रजिस्टर्स बनाएगा। एक रजिस्टर क्या हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर, स्कूल सबको याद है, ठीक है, समझाने का दरकार नहीं है। ये क्या हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर।
दूसरा है डिस्क मेथड, ये कुछ नहीं है, एकदम बकवास मेथड है। मैं आप समझिए ऐसा है कि आप जब आओगे तो एक बॉक्स होगा जिसपे लिखा हुआ रहेगा आउट, एक बॉक्स रहेगा जिसपे लिखा हुआ रहेगा इन। आप अभी आउट हो तो आपका डिस्क, हर एक आदमी का अपना एक डिस्क होगा, उसमें नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, ऐसे नाम लिखा हुआ रहेगा सबका, उस बॉक्स में रहेगा। अब किस बॉक्स में मिलेगा वो नाम? आउट, बिकॉज यू आर आउट। उसको उठा के इन में डाल दो और अंदर चले जाओ, और जब आप अंदर से बाहर आओगे तो इन से उठा करके, ऐसा हाल है, ठीक है। इसको थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता था, कैरम खिलवा लो, तुम इन आउट करवा लो उसमें, बट ये डिस्क सिस्टम तो एकदम बोगस है। इसमें ऐसा ही है कि बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में इन आउट करवाया जा रहा है, एकदम बकवास, कुछ नहीं। मैकेनिकल मेथड में भी लगभग यही काम हो रहा है, पर इस बार थोड़ा सा ना कंप्यूटराइज तरीके से हो रहा है। यस, नहीं, इट्स नॉट थंब प्रिंट, ये सब तो हम लोग आए ही नहीं है बुक्स तक, ये तो बुक्स तक पहुंचा ही नहीं है। अभी जो सिस्टम है ये है कि आपके पास एक अटेंडेंस कार्ड होगा, ठीक है, आप उस अटेंडेंस कार्ड को एक क्लॉक में डालोगे, वो इन में एंट्री कर देगा कि आप किस टाइम पे आए हो, मतलब इट इज लाइक एन एंट्री। पासबुक प्रिंटिंग तो सब कराने गए हैं ना, वैसा कुछ होगा इन में। जब वापस आउट जाओगे तो आउट में होगा, सीधा सही हिसाब है। लेट आओगे ना तो लाल इंक से लिख देगा टाइमिंग, ठीक है, ऐसा लाइब्रेरी वाला कुछ याद आ रहा है, फाइन वाइन का कुछ सिस्टम वैसा कुछ है, ठीक है। लेट आओगे तो किस इंक से लिख देगा? लाल इंक से। क्या बकवास बकवास मेथड्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अटेंडेंस कार्ड्स या क्लॉक कार्ड्स भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? अटेंडेंस कार्ड्स या फिर क्लॉक कार्ड्स। वो इन और आउट में अपने आप प्रिंटिंग करके लिख देगा। सिंस दिस इज बीइंग डन बाय सम क्लॉक, बाय सम मशीन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी चीज क्या कर रहा था? एक आदमी कर रहा था, तो दैट वाज व्हाट इज टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग किन किन चीजों के लिए काम आता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम बुकिंग? ठीक है, तुम कितना देर काम किया नोट कर लिया, पर इसको बुक करना क्यों जरूरी है? बुक करना इसलिए जरूरी है कि तुम तो काम करके निकल जाएगा, वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, पर ओवरहेड जब बांटूंगा तब तो जॉब वाइज बांटूंगा ना, तो वो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड यू ऑल गाइस नो, थोड़ा बहुत ओवरहेड सबने पढ़ा है। ओवरहेड्स किस पे कैलकुलेट होता है? कभी कभी डायरेक्ट लेबर आवर्स पे भी कैलकुलेट होता है ना। तो अगर आपको जॉब वाइज पता ही नहीं है किसमें कितने घंटे लगे, तो आप ओवरहेड्स बुक कैसे करोगे? सो समटाइम्स फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स दिस इज नेसेसरी। सेकेंड इज टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट। आप जो काम कर रहे हो उसका लेबर कॉस्ट। अब जैसे मैं बता रहा हूं, शुभाशीष ना, ये मेरे फैक्ट्री में क्या काम करता है पता है? हम लोग अब बेकरी है, तो अब हम लोग के पास में 4 आज काम आया था, 4 अलग अलग तरह की केक बनाने का। तो शुभाशीष को मैंने 300 रुपए दिए ना, शाम को जब हिसाब करूंगा मैं किसकी केक से कितने रुपए वसूलने हैं, तो मेरे को यह ध्यान देना पड़ेगा शुभाशीष को कितना टाइम लगा। मैं मान लो इनको 10 घंटे में 6 घंटे तो सिर्फ एक केक बनाने में लग गया, तो क्या मैं इनका कॉस्ट 1/4 करके बियर करूं या अपोर्शन करूं? करना पड़ेगा ना। फॉर दैट व्हाट डू यू नीड? टाइम बुकिंग का सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि इसने 10 घंटे लगाए तो कहां कहां लगाए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम बुकिंग। डन। लास्ट है टू एसरटेन आइडल टाइम। सीधी सी बात है, गिनती करेंगे पकड़ में आ जाएगा। तुम केक एक केक कितना देर में बनाया? 2 घंटा। दूसरा 1 घंटा। तीसरा 2 घंटा। चौथा 2 घंटा। सब मिला के कितने घंटे हुए? 7। बाकी तुम क्या किया? ठीक है, ये क्या हो गया? आइडल टाइम। टाइम बुकिंग का क्या हिसाब किताब है? बड़ा ही अच्छा हिसाब किताब है। आप लोग में सीए कोई भी साथ में नहीं कर रहा है ना, तो यहां बैठे हो तो गलती आएगी, ठीक है। सीए में ऐसा सिस्टम होता है, जैसे आर्टिकलशिप होती है, आप लोग की भी एमटी होती है, लेकिन एमटी में ऐसा सिस्टम है कि नहीं मुझे नहीं पता। सीए में ऐसा होता है, हफ्ते के एंड में आर्टिकल जो जो काम करेगा ना, उसको बताना पड़ेगा एक शीट में कि हमने हफ्ते भर में कितनी देर किस काम में लगाया। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं चिंदीपना, ठीक है। बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि हफ्ते भर में आपने कौन से क्लाइंट के लिए कितनी देर काम किया। इससे आपका एम्प्लॉयर ये जज करेगा कि तुमने कहीं आइडल टाइम तो नहीं किया। मतलब समझो, इसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। बंदा 1000 रुपए में काम कर रहा है आपके लिए, उसके बाद महीने का, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में अब 2 कर दिया ना मिनिमम। अच्छा, 2000 कौन सा रीजनेबल है भैया? ठीक है, 2000 में आपके लिए खट रहा है और उसके बाद तुम उसको सुनाओ और रहे तुम ज्यादा टाइम लगा दिया खाना खाने में, ठीक है। लेकिन ऐसे
चलते हैं पेचीदा तरीके। तो ये टाइम बुकिंग के कुछ मेथड्स हैं, जैसे एक है डेली टाइम शीट भरो, मतलब उन लोगों को तो बोला ना हफ्ते में भरो, अगर किसी को बोल दिया जाए रोज करो, तुम आज पूरा दिन भर क्या किया, इट्स लाइक राइटिंग योर डायरी, जो पर्सनल डायरी होता है ना, आज मैंने दिन में ये किया, वो लिख करके उनको समर्पित करो, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इट इज अ डेली शीट प्रोवाइडेड टू ईच वर्कर इन विच टाइम स्पेंट ऑन वेरियस वर्क इज मेंशन्ड। ये तब फायदा करता है जब एक दिन में एक वर्कर बहुत सारे छोटे 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 काम किया है। डेली वेजेस पे आ सकता है, नहीं तो एकदम छोटा एग्जांपल्स लो ना, आपको मैं बताऊं, जैसे ये कहां आएगा काम, कोई ऐसी सर्विस लेते हैं, अब जैसे जेरोक्स वाला जो होता है ना, वो तो उसका एक प्रोडक्ट हो गया, पर पेज लेता है, पर जेरोक्स वाला भी अगर समय के हिसाब से लेता पैसा, जस्ट इमेजिन, वो किसके हिसाब से लेता है, पेज के हिसाब से। अगर जेरोक्स वाला समय के हिसाब से लेता तो नोट करता हर आदमी का कि तुम्हारा काम हम कितना से कितना देर किया, और उस हिसाब से वो पेमेंट, वो अलग बात है, छोड़िए उस बात, उस हिसाब से पैसे तो लेता ना, तो वो हर दिन का हिसाब बनाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेली टाइम शीट। इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं हो जाएगा, लगता नहीं आपको, अगर सुभाषिश जैसे मेरे पास 50 हुए, तो दिन के एंड में मेरे मुंह पे ऐसे 50 पन्ने उड़ रहे होंगे, जा देख ले, ठीक है। तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डेली से बचने के लिए हम लोग कहां चले गए, वीकली में। वीकली तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का काम नहीं है, एक जैसा काम लगभग हफ्ते में होते जा रहा है, तो किस में चले जाओ, वीकली। ये आर्टिकल लोग पे चलेगा, आर्टिकल ऐसा नहीं है हर मिनट कुछ अलग काम करता है, उसका काम क्या होता है, लगभग सेम ऑल थ्रू आउट द वीक, तो उसको क्या बोलते हैं, वीक में एक बार भरो कि तुम क्या किया क्या नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस इतना सा पढ़ने से हो जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर ऑल जॉब्स डन ड्यूरिंग द वीक इंस्टेड ऑफ डे। क्लियर है क्या, ऑब्वियसली पेपर वर्क क्या हो गया, कम हो गया, जहां आप दिन का एक पन्ना भर रहे थे, अब यहां पे हफ्ते का एक भर रहे हो, काफी अच्छा है। ये काम आता है, कंस्ट्रक्शन में पेमेंट भी हफ्ते वाइज होता है, जैसे लेबर्स को मत छोड़ो, ठीक है, जो जो मैं बताऊंगा कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक होता है एजेंसी, जिसके होते हैं लेबर, एजेंसी को पेमेंट होता है वीकली, और लेबर को डेली होता है, तो ये वीकली वो बना के देगा ना, लेबर तो ये समझेगा नहीं, तो एजेंसी बना के देगा ना हमने क्या क्या काम किया, उस हिसाब से उसको पेमेंट होगी। क्लियर है क्या, वापस क्या आ गया, अभी तो पढ़ा था कि वही चीज है। जॉब कार्ड क्या होगा, रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ टाइम विथ रेफरेंस टू द जॉब, हमने कौन से जॉब के लिए कितना समय दिया, आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। बहुत बढ़िया, दो तरह का होता है ये। जो पहला टाइप है ना, पहला टाइप, इसमें यह भी इंफॉर्मेशन रहता है कि हमने कितना देर काम किया, वो तो रहेगा ही, मटेरियल कितना यूज किया ये भी रहेगा, मतलब थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ जॉब कार्ड है, और दूसरे वाले में नहीं रहेगा, मटेरियल का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, पहले वाले में मटेरियल और लेबर दोनों का इंफॉर्मेशन, दूसरे वाले में सिर्फ लेबर का इंफॉर्मेशन। यहां तक सबको क्लियर है क्या, ऐसे ही कि एक लेबर उस देर में कितना मटेरियल यूज किया, एक उसका भी आइडिया लग जाता है कि तुम बैठ करके कितना मटेरियल से क्या बना दिया, मतलब एक एडवांस तरीका है ये सिंक्रोनाइज करने का कि तुम मटेरियल पे कितनी देर काम किया। क्लियर है, ऑल डन, समझ में आया यहां तक सबको। हम लोग पहला पॉइंट हो गया, हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, टाइम कीपिंग, पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, खत्म। अब दूसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया, कैलकुलेशन ऑफ पेरोल। पेरोल होता है क्या, पढ़ो, एक दो चीजें आप, मेरे को पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, आज पूछ लेता हूं, जितने भी जगह नेट शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है, फाइनल है, उसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स रही होंगी। नेट जहां पे भी, अब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हर जगह, ज्यादातर जगह आपको मेजरली डिडक्शंस मिलती है, एडिशंस मिलते नहीं है, मोस्टली डिडक्शंस होता है।
आप देखो जहां पे भी आप देखो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में ज्यादा डेबिट साइड में आइटम होते हैं कि ज्यादा क्रेडिट साइड में आइटम होते हैं? ज्यादातर क्या होते हैं? खर्चे। कहीं पे भी आप देखो ग्रॉस एंड देन करते हैं नेट, तो उसमें से कुछ कटता है, लेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कुछ कमाई करने गए तो वहां आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस में से कटेगा टैक्स, फिर क्या मिलेगा? नेट। तो ज्यादातर जगह चीजें क्या करती है? हमेशा लेस होती है, ये आप याद रखिएगा। और ये एक जो मैं बोला ना नेट, ये सच में बहुत काम आएगा। कौन कौन थर्ड ईयर क्लियर कर चुका है? कर लिए थर्ड ईयर क्लियर? आप लोग के लिए रेलिवेंट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा था, वहां पे भी कुछ लेस ही होता था। दैट वाज पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस, दैट वाज द फॉर्मूला। तो द बेसिक आइडिया बिटवीन नेट इज हमेशा इसमें से कुछ डिडक्ट ही होया हुआ रहेगा। तो यहां पे भी अगर नेट वेजेस यूज किया तो क्या डिडक्ट हुआ होगा इसमें से? कोई भी डिडक्शंस। जैसे कि मेजर डिडक्शंस में क्या क्या आता है? टैक्सेस आएगा, दूसरा आएगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यस, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह के लिए जो पैसे देते हैं, जब एम्प्लॉय देता है तो वो उसमें से डिडक्ट होता है। पर आपको मैं बता दूं लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। समटाइम्स दे आस्क अ प्रॉब्लम ऑन इट, आप लिख लो। लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये प्रैक्टिकल का एरिया है, मुझे नहीं पता आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग करके रखे हो कितना नहीं, पर इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए अपना शुभाशीष मेरा लेबर है, इसका ग्रॉस वेजेस है सपोज करो 25,000, कितना है? और मैंने इसको बोला कि तुम प्रोविडेंट फंड में अपनी तरफ से डालना 5,000, कितना डालना? तो ये उसमें से डाल दिया 5, इसके पास कितना गया? इसी को नेट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या लिखा है अभी? ग्रॉस का देखो पढ़ा ही है, ग्रॉस माइनस सम डिडक्शन। वो डिडक्शन क्या होता है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो इसने कंट्रीब्यूट किया 5, इसके घर पे कितना गया? वो हो गया नेट वेजेस। क्लियर? मेरे लिए लेबर कॉस्ट क्या होगा अगर मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5,000 है? तो योर ऑप्शंस आर 25,000 कि 30,000। 30,000 लगता है आपको? अब इसको एब्जॉर्ब करो, फॉर्मूले में मत जाओ। अब टेक्निकली समझो, सुभाषिष के घर कितना रुपया पहुंचा? 20। मैंने कितना और दिया इसको? तो टेक्निकली तो इसके घर तक 25 ही पहुंचा है ना। पर मुझे क्या, मैं तो अपना खर्चा गिन रहा हूं। मैंने सुभाषिष को दिया था टोटल कितना पैसा? 25,000। 25 में इसने जो भी किया हो, प्रोविडेंट फंड में डाले या नहीं डाले, वो उसका मैटर है, मेरा नहीं है। तो मैंने कितना दिया, मुझे ये चिंता नहीं करना सुभाषिष ने कितना दिया, बस उसके ऊपर और कुछ दिया क्या मैंने? हाँ दिया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी दिया। तो टोटल 25,000 सुभाषिष को दिया, वो क्या था? ग्रॉस। उसमें और ऐड क्या किया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो मैं जब अपना कॉस्ट शीट में लेबर कॉस्ट लिखूंगा ना, तो कितना लिखूंगा? 30। समझ में आया? अब सुभाषिष अंदर ही अंदर सोच रहा होगा यार मेरे घर पे तो 20 ही आया, सेठ जी दिखा के रखे हैं 30। तो बीच का जो है वो तुम्हारा ही इन्वेस्टमेंट है, मेरा नहीं है। वो तुम्हारे घर नहीं पहुंचा पर तुम्हारे अकाउंट में है, तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। समझ में आया? जब पेरोल होता है तो 3 काम होता है भाई। पेरोल की कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 3 स्टेप्स में काम होगा, बड़े सिंपल सिंपल स्टेप है। बेसिक डेटा कलेक्ट करो। बेसिक डेटा मतलब ए सुभाषिष कितना देर काम किया, बस वो हो गया कलेक्शन ऑफ बेसिक डेटा। गुड। हम उस पर कैलकुलेट कर लिया, 1 घंटे का 30 तो 10 घंटे का, तो वो क्या हो गया? सेकेंड स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या है? एक्चुअल पेरोल बताना, मतलब अब गिनती करूंगा ना क्या डिडक्शन होना है, क्या और देना है वगैरह वगैरह, एक शीट में बनाऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? डेटा कलेक्ट करना, कौन कितनी देर काम किया। सेकंड, उसी का कैलकुलेशन कर लेना, वेजेस क्या है, लास्ट में पूरा चिट्ठा बना के दे देना, तो वो क्या हो गया? प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल पेरोल। ठीक है क्या? यहां पे दो मैंने वर्ड्स को ना हाईलाइट करके रखा है, एक वेज टिकट और एक पे स्लिप। मैं आपको बताऊं दोनों एक ही चीजें हैं। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में लिख दिया मैंने हाईलाइट करके।
ये बेसिकली आपको एक पर्ची दिया हुआ रहता है, जिस दिन पगार मिलेगा ना उस दिन सुबह सुबह आपको एक पर्ची मिलेगा, ये पर्ची दिखाओगे शाम को तो पगार मिलेगा। आजकल थोड़ी ना होता है, ये सब सीधा अकाउंट में आता है। वो पर्ची में आप सुबह से लेकर शाम तक निहार लो, चेक कर लो आपको पैसे जो दिखे हुए हैं, यहां लिखे हुए हैं, वो सही है कि गलत। हो गया तो शाम को यही दिखाओ, और ये दिखाने से क्या मिल जाएगा। अब ऐसा सब बात लिखा हुआ है ना कि मतलब शौक लगता है कि क्या बात कर रहा है, ऐसा भी होता होगा। या वेज टिकट में लिखा हुआ है दिस एक्ट्स एज एन आइडेंटिफिकेशन, मतलब तुम्हारे यहां पे एक लेबर 1 महीने काम किया, उससे सिर्फ वो पर्चा खो जाएगा तो तुम उसको पहचानने से मना कर दे, तुम कौन है भाई। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, एक्ट्स एज आइडेंटिफिकेशन, कि अगर तुम्हारे पास हुआ तो ही हम तुमको पहचानेंगे। वाह भैया, गरीब आदमी 30 दिन काम किया आपके लिए, उसका कुछ हिसाब नहीं है, पर्चा दिखाओगे तो क्या करेगा, एक्ट एज आइडेंटिफिकेशन। पे स्लिप भी ऐसा ही होता है, पे स्लिप में भी क्या होगा, इट विल गिव यू अ डिटेल, उसमें आप भर दो, भरने के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। बेसिकली ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसी से बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है क्या। नेट अमाउंट पेबल इज शोन आफ्टर मेकिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, कौन सी एडजस्टमेंट्स है, ये सब जो बातें की गई थी, ये देखिए दिख रहा है आपको। इनकम टैक्स, ये मैं बोला ना, आप जो पैसे दोगे वो डिडक्शन होगा, एम्प्लॉयर का ऐड नहीं होगा। मैं यहां नेट वेजेस की बात कर रहा हूं, नेट अमाउंट पेबल। नेट अमाउंट पेबल में एम्प्लॉयर वाला ऐड नहीं होता है, समझिएगा, क्योंकि मैं वो सुभाषिस को कभी दूंगा ही नहीं, वो कहीं और जाएगा, तो वो पेबल में नहीं है, वो लेबर कॉस्ट में आएगा। क्लियर है, खुला गया, दिमाग में घुसा सबके एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम अपने निर्धारित समय से ज्यादा काम कर लोगे उसी को क्या बोलते हैं, ओवर टाइम करेंगे तो पैसा भी ज्यादा लेंगे। जनरली ओवर टाइम का डबल रेट में मिलता है, ये किताबें बोल रही है, ठीक है, ये बोल रही है किताबें। अधिकतर लोग ओवर टाइम पे ही काम करते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं कौन से देश का देख रहा था, शायद जापान में ये कल्चर है दैट वहां ओवर टाइम शायद 80% लोग ओवर टाइम करते हैं, नॉट बिकॉज दे वांट टू डू मोर वर्क, जस्ट बिकॉज उनको लगता है ज्यादा पैसा आएगा। सो उन लोगों को लगता है काम ज्यादा करो, आराम नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो तो मिलता ही, वो भी मिलता है उनको। एंड दे वर्क, 80% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क ओवर टाइम। ये एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं शॉक की, क्या देश है यार, सब लोग ही ज्यादा काम करता है। वैसे देश में हम लोग के जैसे तो टिक ही नहीं पाए, ठीक है। सो ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम रेट जो है वही क्या है, एक आपको नॉर्मल रेट मिलता है, ये क्या होगा, नॉर्मल से यूजुअली क्या होगा, डबल। बहुत बढ़िया। तो अब इसका उपाय क्या करें, इसका ट्रीटमेंट क्या करें। इसका ट्रीटमेंट का बड़ा सीधा सा हिसाब है। सुभाषिश को 1 घंटे का कितना मिलता है, 30 रुपया। ओवर टाइम करेगा तो कितना मिलेगा, मैं इस 60 में मानूंगा दो हिस्से हैं, 60 के क्या मानूंगा, पहला हिस्सा 30 जो ऐसे भी मिलता था, मैं मानूंगा सुभाषिश 1 घंटे काम किया। दूसरा 30 होता है ओवर टाइम प्रीमियम, क्या होता है, उसका क्या करना है वो सोचा जाएगा। पहला 30 साफ है, काम किया 1 घंटा ना, तो उसका तो ऐसे भी हम 30 रुपए देता ही। अब जो एक्स्ट्रा दिया है बस उसी का सोचना है इसका क्या होगा। तो फर्स्ट 30 विल गो फॉर लेबर कॉस्ट एंड द रिमेनिंग 30 विल बी थॉट ऑफ। समझ में आया, ये बात यहां लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं अपने। प्रीमियम के ऊपर देखिए लिखा हुआ है द प्रीमियम इज द ओवर टाइम कॉस्ट, और ये नॉर्मल होने से कहां जाएगा, सीधा कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे। और अगर नहीं हुआ द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, बोले नॉर्मल कॉस्ट तो सीधा जाएगा खर्चे में, और बाद बाकी ओवर टाइम कहां जाएगा, डिपेंड करता है। अभी आ जाएगा क्या डिपेंड करता है क्या नहीं करता है। अच्छा, मेरी फैक्ट्री में ना ओवर टाइम का एक सिस्टम है, तो इसका मेरे को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या बियर करना पड़ेगा। मेरे लेबर लोग जब काम का समय है तब तो करेगा नहीं, जब शाम को घंटी बज जाएगा तो उसके बाद बोलेगा सेठ जी आज ज्यादा काम करेगा। तो टेक्निकली जब काम करना है तभी तो नहीं किया, तो ओवर टाइम के लालच में क्या करता है, दे डिक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझते हो, 1 घंटे में कितना यूनिट्स बनाया उसी को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या होता है, ऑब्वियसली मेरे को महंगा पड़ेगा, तुम जो काम सस्ते में कर सकता था उसके लिए हमको डबल पगार देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एक फायदा है। फायदा क्या है, बैकलॉग सल्टाया जा सकता है, और इमरजेंसी में ओवर टाइम ही बचाता है।
इमरजेंसी में क्या होता है, ओवर टाइम ही बचाता है। अचानक काम का बहुत प्रेशर आ गया तो सबको बोल दिया जाता है भैया ओवर टाइम करना पड़ेगा। समझ में आया? ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इसको, ट्रीटमेंट को कर दीजिए इंपॉर्टेंट मार्क। आपको सिचुएशंस बोलता हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे। मेरा मेरा क्या चीज का बिजनेस था अभी थोड़ी देर पहले तक? बेकरी का था ना। मान लो हम लोग बेकरी का बस शटर लगाने वाला था रात को, इतने में एक जन आया, एक कस्टमर आया और आकर के बोला हमको अर्जेंट में एक केक चाहिए। हम बोला 1.5-2 घंटा लगता है और अभी तो करने का कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग का नॉर्मल टाइम क्या हो चुका है, खत्म। बोला प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। तो हम शुभाशीष को पूछा तुम बना देगा? ये बोला भैया ओवर टाइम लगेगा। हम 2 घंटा रुक तो जाएगा पर क्या लगेगा? तो हम माथे में कैलकुलेट किया, ओवर टाइम का ये कितना रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, 60। अब इसका क्या करें? केक पे ही जोड़ दो। कस्टमर के रिक्वेस्ट पे एक्स्ट्रा काम हुआ ना, तो कस्टमर बियर करेगा, सीधा सा हिसाब है। व्हेन इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द कस्टमर ना, इट इज डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब। उसी जॉब में, जॉब क्या हो गया भाई, अपना जॉब हो गया केक बनाना, तो केक बनाने पे ही खर्चा जोड़ दिया जाएगा। सपोज करो मेरे पास इतना काम है और इतने लोग ही नहीं है कि ये हम लोग का एक जनरल प्रैक्टिस बन गया है, हमेशा ही ओवर टाइम होता है, कोई नया बात है ही नहीं, तो अब क्या किया जाएगा? ये लेबर कॉस्ट तो नहीं है, देखिए प्रीमियम जो दूंगा ये लेबर कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जा सकता है इसको, बिकॉज दिस इज रेगुलर वर्क। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जनरल ओवरहेड्स। क्लियर है? ये चीज देखिए यहां लिखा हुआ है, इफ इट इज ड्यू टू जनरल प्रेशर ऑफ वर्क, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? क्लियर है क्या? अगर ओवरहेड किसी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हुआ तो वो किसका खर्चा है? उसी डिपार्टमेंट का। हम लोग वो पर्चा बना करके डिपार्टमेंट को दे देंगे, शुभाशीष 2 घंटा ज्यादा दिया तुम्हारे वजह से, तो ये लो। क्लियर है? लास्ट क्या है, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब क्या है, एबनॉर्मल, तो कहा जाएगा। समझ में आया? एम क्लियर? आइडल टाइम, व्हाट इज आइडल टाइम? व्हाट इज आइडल टाइम? जितनी देर आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन कॉस्ट की दुनिया में उसका कुछ मीनिंग बताना पड़ेगा। आप जितनी देर काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, वो क्या हो गया, आइडल टाइम। ये देखिए लिखा हुआ है ये बात, लॉस ऑफ टाइम फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज बट ऑब्टेन्स नो डायरेक्ट बेनिफिट इज टर्म्ड एज। इसका भी कुछ तो हो गई। आइडल टाइम में ना देखिए आपके बुक में एक गलती मैं बताता हूं, ज्यादा बुक पढ़ते हैं ना हम लोग तो गलतियां पकड़ में आने लग जाती है। ये बोल्ड किया हुआ है, ये भी बोल्ड होना चाहिए था। क्लासिफिकेशन दो तरह से हो रही है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एज पर कंट्रोलेबिलिटी, एज पर फंक्शंस। इन्हों कंट्रोलेबिलिटी को तो बोल्ड कर दिया, नीचे वाले को बोल्ड नहीं किया, थोड़ा इंक बचाया, पैसा बचा लिया। कॉस्ट की बुक बना रहा है, थोड़ा तो ध्यान देगा। ठीक है, देखिए भैया बड़ा साफ बात है। अब आइडल टाइम कोई बोला, मेरा लेबर हम देखा काम नहीं कर रहा है, बैठा है कुर्सी पे, हम बहुत दूर से देखा उसको, वो कुर्सी पे बैठा है, गुस्सा आ गया, काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज दिस, आइडल टाइम। हम बगल में जाके देखा तो वो चाय पी रहा था, हम उसको कुछ बोला नहीं, क्यों? नॉर्मल है, मतलब आदमी इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि चाय भी पी ले और काम भी साथ में कर ले। ठीक है, सो दैट इज अ ब्रेक, एंड इफ इट इज अ ब्रेक, इट्स अ नॉर्मल ब्रेक, तो इट इज टर्म्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल क्या क्या होगा, जब वो बेकार में हाथ पे हाथ धर के बैठा है बिकॉज ऑफ समथिंग, जैसे कि ब्रेकडाउन, मशीन पे काम कर रहा था, मशीन टूट फूट गया, तो जब तक मशीन बनेगा नहीं वो तो काम कर नहीं सकता है, तो वो बैठा चुपचाप, बैठा, आपको भी दिख रहा है, इसको पैसा दे रहे हैं हम लोग, बैठने का पैसा दे रहे हैं, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। और क्या हो सकता है, स्ट्राइक, वही बैठ करके बोल रहा है काज होबे ना, लेकिन आप नहीं बोल सकते टाका दीवे ना, वो तो देना ही पड़ेगा, तो इट्स अ स्ट्राइक बट स्टिल यू आर पेइंग, तो वो भी क्या हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी आ सकता है सस्पेंशन में, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं ना।
तुम ना जाओ वो मूवी देखो, कौन सा मूवी था, श्रीदेवी और अनिल कपूर का, ठीक है। जो भी ठीक, लाडला था क्या, वो मूवी देखो, ठीक है। तब तो वो समझ में आया लीवर लोग का क्या इशू है। ठीक है, फंक्शंस के हिसाब से। अच्छा ये लाइन देखो, दिस इज सो ऑब्वियस अ लाइन कि इसको लिखने का भी दरकार नहीं था। नॉर्मल आइडल टाइम अकर्स ड्यू टू अनअवॉइडेबल कॉजेज, एबनॉर्मल आइडल टाइम अकर्स ड्यू टू अवॉइडेबल कॉजेज। अच्छा, ठीक है। अब फंक्शंस के हिसाब से, मतलब आइडल टाइम भी जब होगा ना तो हम लोग देखेंगे कौन से फंक्शन की वजह से हुआ। अगर प्रोडक्टिव कामों की वजह से आइडल टाइम हुआ तो प्रोडक्टिव, ऑफिस के चक्कर में हुआ तो क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके अलावा कुछ होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक। पढ़ते हैं प्रोडक्टिव में क्या क्या आता है। मशीन टूट फूट जाना इज प्रोडक्शन फैसिलिटी। मैन पावर अनयूटिलाइज आ गया, व्हाट इज मैन पावर अनयूटिलाइजेशन, करेक्ट। अब काम ही उतने का ही है लेकिन ज्यादा है, अपने क्या करें, तो उनको हम काम नहीं दे पाए, ये भी क्या हो गया, प्रोडक्टिव एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसके अलावा और भी चीजें, वेटिंग फॉर वर्क। वेटिंग फॉर वर्क कई बार होता है ना, जैसे मान लो आप लोग वेयर हाउसेज में गए नहीं हो, वहां पे एक मशीन होता है जो बड़े बड़े चीजों को उठा के अपनी जगह रखता है। अब सपोज करो वो मशीनें तो ज्यादा नहीं हो सकती, एक मशीन है, तो एक लेबर अपने लिए करवा रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो मशीन फ्री नहीं हो, तो दैट्स द वेटिंग टाइम। पावर कट हो गया, बत्ती चली गई, ठीक है, वो सब तो होता ही है। आज भी अभी यहां बत्ती चले जाए तो सब लोग हो करना चालू कर देगा, ठीक है। हाँ, फ्लैश लाइट क्लास, ठीक है। ये एक बात जरूर बोल रहा है कि प्रोडक्टिव कॉजेज में जो भी आपका आइडल टाइम होता है ना, ये सबको आप इंटरनली कंट्रोल कर सकते हो, किया नहीं आपकी गलती है। मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो उपाय ऐसा करके रखो कि ब्रेकडाउन होते ही कोई संभालने वाला हो, तो आप इन सब चीजों को तो देखो भैया कंट्रोल कर सकते हो इंटरनली। सिंस ईच ऑफ दीज कॉस्ट कुड बी कंट्रोल्ड, तो इनको आप एबनॉर्मल तो बोल नहीं सकते, करेक्ट। मतलब एबनॉर्मल है पर फिर भी ये क्या है, अवॉइडेबल थे, तो अवॉइडेबल होने के कारण जिस डिपार्टमेंट की गलती वही संभालेगा। जल्दी से क्या होता है, जब ऐसा खर्चा ऐसा चीज हो गया जो किसी के हाथ में नहीं था, जैसे स्ट्राइक्स आएगा, स्ट्राइक्स मेरे हाथ में नहीं है, तो वो कहां जाएगा, सीधा कॉस्टिंग पीएल में। पर यहां किसी डिपार्टमेंट का गलती था, वो चाहते तो ये सब चीजें ठीक कर सकते थे, नहीं किए तो उनका खर्चा, खर्चा कहां जाएगा, चार्ज टू डिपार्टमेंट ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बाबू लोग गलती कर दिया है, बाबू लोग गलती मतलब इट्स नॉट दैट वाला बाबू, ठीक है। बाबू लोग मतलब अपने बॉस लोग, अपने मैनेजर्स लोग, वो लोग क्या क्या गलती किए, प्लानिंग गलत कर दिए, इंस्ट्रक्शंस गलत दे दिए, कैपेसिटी बोले इतना ही यूज करो, वो अनयूटिलाइज हो गया। वो बोले 50,000 ही बनाओ, हम लाख बना सकते हैं, पर वो क्या बोले 50,000 बनाओ। तो इन सब कारण से जो आइडल बैठे हैं ये सारे उनकी गलतियां हैं। इनको आप डाल दो जनरल वर्क्स ओवरहेड में, किसमें डाल दो। अब देखो डिपार्टमेंट और जनरल में अंतर है, डिपार्टमेंट में आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कसूरवार ठहराते हो, यहां पे एक डिपार्टमेंट का गलती नहीं है, ओवरऑल गलती है, जिस गलती को सब लोग बियर करेगा। जनरल बटता है फिर सब में, करेक्ट। तो डिपार्टमेंट में तो क्या होता है, दोष सीधा डिपार्टमेंट को दिया, यहां किसको दिया, जनरल, सबको। इकोनॉमिक कॉजेस क्या हो सकता है, लैक ऑफ डिमांड, डिमांड ही नहीं था, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो आइडल टाइम। स्ट्राइक्स, नॉन डिसमिसल ऑफ वर्कर इन द ऑफ सीजन, ये क्या होता है भाई, करेक्ट एकदम। सुभाषिस इंग्लिश तो ठीक पढ़ लेता है, ठीक है। ऑफ सीजन में भी वर्कर रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ इंडस्ट्रीज है जो तो बहुत सीजनल सीजनल है, जैसे राखी वाखी जो बनता है, राखी भी बहुत लंबे स्केल में प्रोडक्शन होता है जहां होता है, तो वो लोग जो रखते हैं ना, वो लोग ऐसा रखते हैं कि कुछ स्टाफ को रखते हैं परमानेंट और कुछ को रखते हैं टेम्परेरी। तो टेम्परेरी तो चला गया, जो परमानेंट है अब राखी नहीं बनेगा तो वो तो ऐसे ही बैठा है, तो वो सब क्या हो गया, अपना इकोनॉमिक आइडल टाइम है। उन सबको हम लोग कहा डालते हैं, कहा डालते हैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम होने से ओवरहेड्स बना सकते हो आप,
एबनॉर्मल होने से कॉस्टिंग पीएल, अरे ये क्या समझाने का बात है, ये तो हम ऐसे भी जानते हैं। एबनॉर्मल नाम आते ही क्या हो जाता है, कॉस्टिंग पीएल। और नहीं होगा तो किसी ना किसी तरह से जाएगा, खर्चा गिना जाएगा। तो ये खर्चा किस तरह गिना जा रहा है, ओवरहेड्स मान लिया जा रहा है। मतलब भाई नॉर्मल को ही अनअवॉइडेबल बोल रहा है कि जो नॉर्मल है, जैसे अब चाय पिएगा तो वो अनअवॉइडेबल है, तुम उसको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ एबनॉर्मल कॉजेज, ये है एबनॉर्मल कॉजेज। नॉर्मल और क्या बोला तुम, हाँ वही अवॉइड कर सकते हो, ऑल दी एबनॉर्मल कॉजेज वेर अवॉइडेबल। मशीन ब्रेकडाउन हुआ, क्यों हुआ, तुम रोक सकता था, उसको नहीं रोका, कॉस्टिंग पीएल। क्लियर है क्या, कंट्रोल किया जा सकता है क्या, कंट्रोलेबल को कंट्रोल किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल किया जाए। तो कैसा किया जाए, प्लानिंग अच्छा करो, प्लानिंग अच्छा करो, समय पे मटेरियल खरीदो, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने समय पे मटेरियल नहीं खरीदा तो लेबर ऐसे ही बैठा रहेगा। सो परचेजिंग एंड रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल शुड बी डन एट टाइम। मशीन का मेंटेनेंस कराते रहो भैया, नहीं तो क्या होगा, लास्ट क्या है, मैन पावर को इफेक्टिवली यूज करना सीखो। अगर आपके यहां 80 लेबर है तो 80 को यूज करके दिखाओ, नहीं तो क्या होगा, आइडल टाइम होगा। लीजिए 2 मिनट का ब्रेक।